नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से वंदना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और न्यूरोसर्जन डॉक्टर विजय कुमार, जो कि न्यूरो से जुड़ी हर समस्या और उसके उपचार के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो डॉक्टर विजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उससे पहले एक बार आपको हम जानकारी दें, विस्तार से डॉक्टर से बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं डॉक्टर और अस्पतालों। खासकर जब बात निजी अस्पतालों की होती है तो अक्सर बहुत कम लोगों को उनके बारे में अच्छी ओपिनियन सुनने को मिलती है लोगों से, लेकिन बिलासपुर के एक अस्पताल ने सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। असम के करीमगंज में रहने वाले एक मजदूर परिवार के घर 1.5 साल पहले बच्चे का जन्म हुआ। उसके सिर के पीछे एक गठान थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बच्चे के इलाज के लिए माता पिता ने असम से लेकर दिल्ली तक की खाक छान मारी। दिल्ली एम्स के कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद उन्हें जून 2022 को ऑपरेशन की डेट दी गई, लेकिन इस हालत में पीड़ित बच्चे आनंद का इतने दिनों तक जीवित रह पाना नामुमकिन था। लेकिन इस बीच बच्चे के दादा की डीएस पात्रे से मुलाकात हुई। उन्होंने वंदना अस्पताल चलाने वाले अपने बेटे डॉक्टर विजय को पूरी जानकारी दी। इसके बाद आनंद के माता पिता बिलासपुर स्थित वंदना हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम ने बच्चे आनंद को हॉस्पिटल में भर्ती किया। ऑपरेशन में बच्चे की जान को खतरा था। बच्चे के 2 सिर से एक सिर को अलग करना काफी जोखिम भरा था, लेकिन न्यूरोसर्जन डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर भूषण सिंह, डॉक्टर शशांक समेत अन्य विशेषज्ञों की टीम द्वारा इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बच्चा आनंद 1.5 साल का बच्चा है, जो कि बहुत गरीब परिवार से है और आसाम से हमारे यहाँ आया। 23 तारीख को उसको एडमिट किया गया। उसको ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसील विथ हाइड्रोसेफलस नाम की काफ़ी जन्मजात बीमारी थी, जिसका इलाज उन्होंने एम्स में कराने की कोशिश करी, पर उनको काफ़ी ज़्यादा लंबी डेट मिली। शायद तब तक वो बच नहीं पाता। हमारे फॉरेन लॉ पिताजी CDS पात्रे ने उनको यहाँ पे लाने की सलाह दी। काफ़ी जटिल एवं काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, जो कि पूर्ण सहयोग से डॉक्टर भूषण, जो हमारे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर शशांक और मेरे द्वारा गठित टीम ने उसको सफल ऑपरेशन किया और आज हम उसको डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं। जिस टाइम पे ये आया उस टाइम इसको काफ़ी प्रॉब्लम थी और मतलब इसको करवट लेने में, उठाने में मतलब माँ बाप को भी तो तकलीफ़ होती थी और वज़न इसका काफ़ी ज़्यादा था। 2 सिर होने की वजह से इसको बहुत ही, इसका वेट 24 चला गया था। 24 kg का था ये। तो दिक्कतों का इनको बहुत प्रॉब्लम था, परिवार में भी सभी को प्रॉब्लम था। 1.5 साल के बच्चे की परेशानी को लेकर भटक रहे माता पिता और उनके परिजन डॉक्टर विजय और उनकी टीम को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। ऐसे समय में जब कई हॉस्पिटल इलाज के नाम पर पैसे के लिए कुछ भी करने पर उतारू हैं, वंदना हॉस्पिटल प्रबंधन ने मिसाल पेश की है। गरीब मजदूर परिवार की सहायता के लिए मंत्री शिव डहरिया के परिवार ने भी काफी मदद की, जिसके चलते ही आनंद स्वस्थ हो सका। तब पात्रे जी को फोन कर, ठीक है यहाँ पर आ जाइए, ले बच्चे को। 23 तारीख को आया, 24 को एग्जामिन किया, खून सुनने एग्जामिन रिपोर्ट नोट किया, उसका 25 को ऑपरेशन हो गया। अभी बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो छत्तीसगढ़ में आके मेरा नती उसका जान बच गया। तो पात्रे जी अंकल है, उसी के द्वारा से हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं बच्चे के इलाज के लिए। जो विजय सर है वो ही इसका इलाज किया, ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में कम से कम 2 से 3 लाख का खर्चा आता है, पर बच्चे की हालत और परिजनों की आर्थिक स्थिति को देखकर वंदना हॉस्पिटल प्रबंधन ने निःशुल्क ऑपरेशन कर बिलासपुर समेत अन्य हॉस्पिटल के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर विजय कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं।
डॉक्टर विजय, सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयां, क्योंकि एक रेयर बीमारी है और जिससे वो बच्चा जूझ रहा था उसको उस दर्द से आप लोगों ने उबारा, वो भी निशुल्क। एक मदद की परिजनों की और बच्चे की तो की ही। तो बता देंगे न्यूरोलॉजी से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल भी आप यहां पर जान सकते हैं। डॉक्टर विजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे उनका रुख कर सकते हैं, उनसे आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर विजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया एक बच्चे को उसके दर्द से निजात दिलवाने के लिए और परिजनों को इतनी बड़ी मदद, वो भी निःशुल्क, देने के लिए। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस रेयर बीमारी को कहते क्या है? बच्चा है आनंद, ये हम लोग के लिए जी जी जिस बच्चे का ऑपरेशन हुआ, जिस बच्चे के बारे में अभी यहाँ पे बातचीत चल रही है, उसको ऑक्सीपिटल एन्सेफेलोसील विथ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस नाम की एक बीमारी थी, जो कि एक जन्मजात बीमारी होती है और गर्भ के समय से ही इसका ओरिजिन, इसकी शुरुआत हो जाती है, जो कि बर्थ के समय या आप पेट में बच्चे के रहने के समय, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये डायग्नोस किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो सर, ये बीमारी कितनी मुश्किल यहाँ पर पैदा करती है बच्चों के लिए, और अगर जल्द इसको ऑपरेट ना किया जाए, इसकी सर्जरी ना की जाए, तो कितनी ये जानलेवा साबित हो सकती है आने वाले वक्त में? जी, इस टाइप की बीमारियों में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बीमारी बढ़ते जाती है और इस तरह आनंद जैसे विकराल स्वरूप ले लेती है। बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी बहुत प्रभावित होता है और ज़्यादा लंबे समय में भी मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता भी आ जाती है। तो इसलिए ऐसे बीमारी का तुरंत से तुरंत इलाज करें, तुरंत से तुरंत सर्जरी करें, ये आवश्यक है। जी सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि अगर ये बीमारी हो जाए तो उपचार इसका क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और कितना लंबा ये प्रोसेस खींच सकता है? जी, यदि ये बीमारी हो जाए तो सबसे पहले न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा करके बीमारी की गंभीरता का परीक्षण किया जाए और उसके बाद बच्चे के शारीरिक विकास के अनुसार, उसके ऑपरेशन सहने की क्षमता के अनुसार जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन किया जाए। जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए उससे क्या होता है कि बीमारी आगे बढ़ना रुक जाती है एवं बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो फिर नॉर्मल तरीके से होना शुरू हो जाता है। जी, यानी कि सर्जरी के बाद सर कितने इसको डायग्नोस करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान ही जी सर, बात पूरी कीजिएगा। नहीं, सर्जरी होने के तुरंत बाद ही बच्चे में सर्जरी के होने के बाद तुरंत ही बच्चे में थोड़े चेंजेस दिखने चालू हो जाते हैं जी, पर चूंकि बड़ा सिर होने के कारण गर्दन की मांसपेशियों को उस वजन को उठाने के लिए, विकास डेवलप होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाएगा, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होते जाएंगी, वो बच्चा अपने सिर को उठाने के लायक होता जाएगा। ये थोड़ा सा समय लेने वाला बीमारी है और यदि सिर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता तो हो सकता था कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही बच्चा अपना सिर को होल्ड कर पाता, आराम से मूवमेंट कर पाता। बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जन्म से पहले ही कैसे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, और क्या उससे पहले भी इलाज संभव है कि जन्म से पहले ही अगर प्रिकॉशन ले लिए जाए ठीक ढंग से तो शायद ये नौबत ना आए? फिर
बिल्कुल सर। जी, सबसे पहले तो ये बीमारी क्यों होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पेट में आता है, जब गर्भधारण होता है, उसके 3 से 4 हफ्ते में हमारी तंत्रिका तंत्र, मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, जो कि एक न्यूरल ट्यूब कहलाता है। उस न्यूरल ट्यूब से हमारी बॉडी का, हमारे शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम का विकास होता है। उस ट्यूब के ग्रोथ में, उस ट्यूब के फोल्डिंग में यदि कहीं पे डिफेक्ट हो जाता है तो ब्रेन और उसकी जो कवरिंग है वो उस डिफेक्ट से, बोनी डिफेक्ट से बाहर की ओर निकलना चालू हो जाता है जी। इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं। और सिर में, पीठ में, कहीं पर भी हो सकता है। सिर के पीछे, सिर के साइड में, नाक के अंदर से पीठ के पीछे, इन सारी जगह पर भी ये मेनिंगोसील हो सकता है। इस बीमारी के मुख्य कारणों में से सबसे पहला चीज है वो है जेनेटिक, हेरिडिटरी। जी। ऐसे परिवारों में जिनमें पहले भी रहा हो, ऐसा इतिहास रहा हो कि ऐसा कोई बच्चा जन्म लिया हो जिसमें इस टाइप का डिफेक्ट था, उनको उनके एंसेस्टर, उनके जो जेनेटिक पीढ़ी में ये चीज होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। दूसरी चीज, प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का लेना बहुत जरूरी है। ये ब्रेन के विकास के लिए, न्यूरल ट्यूब के फोल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान, जी, गर्भधारण के दौरान हमारे पास ऐसी सामान्य टेक्निकें हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी। सिंपल सोनोग्राफी मात्र से ही इस टाइप की एनोमली गर्भ के समय ही डिटेक्ट किया जा सकता है और बीमारी की विकरालता के अनुसार उसका निर्णय भी लिया जा सकता है कि कब हमको ऑपरेशन का प्लान करना है। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद भी ऑपरेशन किया जा सकता है। विदेशों में अभी कुछ नई टेक्निक्स आ गई है जिसे फीटल सर्जरीज कहते हैं। ये गर्भधारण के दौरान पेट में ही बच्चे का ऑपरेशन करने का सुविधा वहां पे आ चुका है, पर अभी हमारे देश में ये आना अभी बाकी है। यदि हो सकता है कि समय अनुसार वो भी सुविधा हमारे देश में जल्दी ही आ जाए। जी। सर, जिस बच्चे के बारे में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जब वो इलाज के लिए आपके पास पहुंचा, आपके हॉस्पिटल में पहुंचा, तो फिर क्या रणनीति बनाई गई, किस तरीके से उसके कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए सर्जरी की तारीख और डेट वो तय की गई और क्या क्या प्रोसेस अपनाया गया, थोड़ा समझाइए। जी हाँ सर, जैसे मेरे फादर इन लॉ ने बच्चे का तस्वीर भेजा मुझे और पूछा कि यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तस्वीरों में चीजें कम दिखाई देती हैं। जब बच्चा आनंद हमारे पास आया तो उसका जो सिर था, जो एक्स्ट्रा सिर था, जो दूसरा वाला सिर था, वो पहले वाले सिर से भी काफी बड़ा था। इसको हम लोग जायंट ऑक्सीपिटल एन्सेफेलोसील बोलते हैं। जबकि तक काफी ह्यूज था। उस बच्चे को देख करके हमें भी थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन तय किया कि नहीं, इसको तो इस बीमारी से निजात दिलाना ही है। पर छोटा बच्चा, जटिल सर्जरी, तो हमने एक टीम बनाई जिसमें हमारे एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर भूषण सिंह, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शशांक सिंह, हम तीनों ने मिल करके विचार किया। पहले बच्चे को, इस टाइप के बच्चे में और भी काफ़ी सारी जन्मजात विकृति होने की संभावना रहती है, उसको पहले रूल आउट किया कि और कोई बीमारी तो नहीं है। तो एक और बीमारी के बारे में पता चला कि उसको कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया भी है, लेकिन उसका इस बीमारी से अभी कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था। ऑपरेशन की जटिलताओं में सबसे जरूरी होता है एनेस्थीसिया, बेहोशी देना। उतने बड़े बच्चे को उतने बड़े सिर के साथ में बेहोश करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। दूसरी चीज, ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव एवं हीमोडायनेमिक चेंजेस, इसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम एक शरीर के एक भाग को अलग कर रहे हैं जी, क्योंकि वो भाग भी अभी उसके शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर की सारी नैतिक चीज़ों में, नैतिक क्रियाओं में उसका रोल है।
उस भाग को अलग करना शरीर का एक अंग काटने जैसा है। तो बच्चे को उतनी ताकत है कि नहीं, ये चीज भी एसेस करना बहुत जरूरी है। ब्लड का अरेंजमेंट, एनेस्थीसिया का विशेष ध्यान रखना और पीडियाट्रिशियन की उपस्थिति, ये सारी चीजें मिलकर के ही हमने उस ऑपरेशन को सफल बनाया। बिल्कुल सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहडोल से, इमरान। वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। इमरान जी, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं साइडिका के बारे में जानना चाहूँ। नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर, मैं साइडिका के बारे में जानना चाहूंगा कि इसके लक्षण क्या हैं। साइडिका ये कमर एवं जी सबसे पहले तो साइटिका क्या चीज है, ये चीज हम समझ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साइटिका कमर में दर्द एवं कमर से पैरों की तरफ आने वाले दर्द को साइटिका बोलते हैं। साइटिका बेसिकली नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो हमारे कमर से पैरों की जो नसें आती हैं, उनमें जो सबसे बड़ी नर्व होती है वो सियाटिक नर्व कहलाती है। सियाटिक नर्व का किसी भी प्रकार से दबाव, इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार से यदि वो नर्व प्रभावित होती है तो उसका जो दर्द है वो कमर एवं पैरों में आता है। दर्द के साथ साथ झुनझुनी आना, सुन्नपन आना, मोटा लगना, पैरों में जलन होना, ये सारे साइटिका के लक्षण हैं। जो मेहनत वाला काम करते हैं, जो टेबल वर्क करते हैं, इनमें से किसी को भी हो सकता है। वजन उठाने में, अचानक झुकने में, ये सारी चीजें होती हैं। जिनका टूर जॉब है, जिनको हमेशा बाइक वगैरह चलाना होता है, उनमें भी ये सब की संभावना काफी ज्यादा होती है। बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डियां पहले से यदि कुछ कमजोर हैं तो नस दबने की संभावना और काफी ज्यादा होती है। यंग बच्चों में नया जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, बिना ट्रेनर के एक्सरसाइज करते हैं, उनमें भी साइटिका होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डियां एवं नसें कमज़ोर होते जाती हैं। हमारे जो लिगामेंट होते हैं वो कैल्सिफाइड होते जाते हैं। उम्मीद करते हैं सर फ्लेक्सिबिलिटी वो कम होते जाती है। काफी कुछ इस चीजों समझ में आएगा, बढ़ने लगती है। एक बार फिर से सर, आनंद के बारे में जो बातचीत हमारी हो रही थी, उस बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपने कहा कि शारीरिक ताकत भी बहुत ज्यादा जरूरी थी उस बच्चे की, उसको भी देखना था। तो कितने दिन ये ऑब्जर्वेशन चला? सर्जरी मतलब पहले दिन से लेकर सर्जरी? जी सर, देखिए बच्चा चूंकि काफी ऑलरेडी भटक चुका था और उसके परिजन भी उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही चाह रहे थे। दूसरी चीज, बच्चे का सिर का अलग करना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसका पूरा विकास जो है वो ब्रेन मतलब दूसरे सिर की तरफ ही जा रहा था। बच्चे का शारीरिक विकास भी उसके चलते रुक सा गया था। 1.5 साल का बच्चा जिसका वजन 20 किलो था, उसमें से 14 किलो सिर्फ और सिर्फ दोनों सिर का वजन था, बाकी शरीर का वजन सिर्फ 6 किलो ही था। तो शारीरिक विकास को इस बार हमने थोड़ा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, पहले बीमारी को जड़ से हटाने के लिए ही ध्यान दिया। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं, बॉडी वेट काफी कम होता है, उनको थोड़ा समय दिया जाता है कि थोड़ा बॉडी वेट बढ़ जाए, थोड़ा सा विकास हो जाए। फिर उसके बाद क्योंकि एनेस्थीसिया, बेहोशी, सर्जरी, ये सारी प्रक्रियां जटिल प्रक्रिया होती हैं, ब्लड लॉस होता है, एवं यदि बच्चा इम्यून रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर है तो ऑपरेशन की सफलता की संभावना थोड़ी कम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये परिवार, असम का ये परिवार है, अपने एक नन्हे बच्चे को लेकर ये घूम रहा था, जगह जगह पहुंचा। संपर्क में कैसे आया आपके परिवार के, आपके फिर हॉस्पिटल के, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। सर, ये बहुत ही विचित्र घटना थी और देखा जाए तो थोड़ा असंभव सा लगता है कि आसाम का कोई बच्चा बिलासपुर में आकर के ऑपरेशन कराए। एक्चुअली हमारे फादर इन लॉ मिस्टर DS पात्रे जी कुछ सामाजिक कार्य से आसाम गए थे। वहां पे इनके परिवार से मुलाकात हुई थी और एक स्नेह संबंध बन गया था। उन्होंने बच्चे के बारे में बताया था, तो उस समय भी पिताजी ने उनको
उपचार के लिए सलाह दी, पर जब देखा कि बच्चा बहुत दिनों से भटक रहा है और उसका इलाज हो ही नहीं पा रहा था, फिर उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या यहाँ पे हो सकता है। तो हमने कहा कि हाँ भाई हो सकता है, पर क्या आसाम से वो यहाँ पर आकर के इलाज कराना चाहेंगे? तो पापा ने कहा कि नहीं भाई, वो बहुत आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, बिल्कुल वहां से यहाँ तक आ पाना, यहाँ पे इलाज करा पाना, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल है। तो हमारे पापा ने कहा कि जितना हो सकेगा मदद मैं करता हूँ और समाज के सामाजिक संगठनों से भी मदद मांगता हूँ, कुछ आप करिए। तो हमने कहा कि भाई मेरे साइड का जितना भी हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटल का जो बिलिंग है, वो मैं बच्चे के लिए छोड़ दूंगा, पर कुछ दवाइयों के लिए या बाहर से जो डॉक्टर्स आते हैं उनका तो कुछ लगेगा। तो ऐसा पापा ने कहा कि चलिए ठीक है। पापा ने कुछ मदद किया। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, डॉक्टर सोनी जी, डॉक्टर KP खांडे जी, मिस्टर विजय भटपैरी जी, इसके अलावा मुख्य सहयोग माननीय मंत्री शिव डहरिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शगुन डहरिया जी का रहा। उन्होंने बच्चे के लिए दिल्ली जाने के लिए भी उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने आर्थिक सहयोग किया, जिसके लिए बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इस मानवता के धर्म को जीवित रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सीक्वेंस में सभी लोगों का हमको साथ मिला, हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे परिवार के सब लोगों ने साथ दिया, और जो भी करता है ईश्वर करता है, और हम बहुत खुश हैं कि हमें जरिया बनाया गया। बिल्कुल, जो भी करता है ईश्वर करता है, और डॉक्टर्स को तो खुद ईश्वर कहा जाता है कि अगर धरती पे कोई ईश्वर है तो वो डॉक्टर्स हैं, और वो भी डॉक्टर्स जो निःशुल्क इलाज एक बच्चे का कर रहे हैं, उस बच्चे को नई जिंदगी आप लोगों ने दी। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि उसके इलाज के लिए आपने आर्थिक स्थिति को आड़े हाथ नहीं आने दिया, उसको आड़े नहीं आने दिया। अब सर जी, जितना एक डॉक्टर कर सकता है सर, उस लेवल पे हर किसी डॉक्टर को करना चाहिए। मानवता के आधार पे, हमारे पेशे के एथिक्स के आधार पे ये चीज बहुत जरूरी है, और पैसा ही सब चीज नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें, अब भारत जैसे देश में इस तरह की जो रेयर बीमारी है, कितने बच्चे अमूमन हर साल बीमार होते हैं? कुछ आंकड़ों के अगर लिहाज से बात करें, कितने केसेस ऐसे आते हैं सामने? जी, इंडिया का रीसेंट डेटा तो नहीं है, पर वर्ल्ड वाइड 3.5 लाख बच्चे प्रति वर्ष इस बीमारी से शिकार होते हैं। इसका जो प्रेवलेंस है, जो बीमारी 5,000 से लेके 15,000 बच्चों में एक बच्चे में ऐसा होता है। जी, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में नहीं ऐसे बच्चे बीमार होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग आंकड़े हैं सर। बिल्कुल, अलग अलग देशों के अलग अलग आंकड़े होते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए। और जाहिर है कि आज आनंद का जो परिवार है वो आनंद में है, क्योंकि बच्चा एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था, अगर उसका तुरंत इलाज ना होता, जल्द इलाज नहीं होता, तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मुश्किलें उस बच्चे के सामने पेश आ सकती थी। बहरहाल, सेहतनामा में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।